ओके सो हम लोगों ने कल एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो ये प्रोजेक्ट बन के आता है, इस प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो समझा था कि प्रोजेक्ट किस तरह से फ्लो करती है, क्या फ्लो होता है एप्लीकेशन का। सो कोई मुझे बताएगा कि क्या प्रोजेक्ट का फ्लो होता है, कैसे कैसे मतलब हमारी एप्लीकेशन चलती है, क्या फ्लो होता है। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बनाया तो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन किस तरह से नेविगेट होती है, कैसे कैसे एंड्रॉयड का जो रन टाइम होता है आपकी एप्लीकेशन को कैसे रन करता है। सर वो सबसे पहले वो मैनिफेस्ट को चेक करता है और उसके उसके भी वहीं से पूरा एंड्रॉयड का जो वो होता है वो चलता है। ओके, सबसे पहले जो मैनीफेस्ट डॉट एक्सएमएल को चेक करता है। नहीं, कल मैंने पूरा बताया था ना कैसे कैसे होता है प्रोसेस, पूरा समझाइए। हाँ, मैनिफेस्ट में जाता है सर। उसके बाद फिर वो वहाँ पे जाता है। उसके बाद उसमें दिखता है कि एक्टिविटी जो होती है जिस पे लॉन्चर लिखा होता है उस पे जाता है। कौन ठीक सी है, फिर उस एक्टिविटी में मेन है और साथ ही साथ उसके साथ लॉन्चर है, राइट। ये दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि केवल मेन मतलब लॉन्चर देखा जाएगा। नहीं तो सर अगर स्प्लैश पे बनाएंगे तो मेन कहाँ लिखना पड़ेगा फिर उसे? जिस एक्टिविटी को आप मेन बनाना चाहते हैं वहाँ पे ये पूरा इंटेंट फिल्टर का कोड उठा के डाल देना है, मेन लॉन्चर दोनों उठा के डाल देना है। अगर मैं अपने स्प्लैश को बनाना चाहता हूँ तो स्प्लैश में उठा के ऐसे कट करके यहाँ पे डाल दूंगा, ऐसे। ये यहाँ अब हमारी स्प्लैश एक्टिविटी मेन एक्टिविटी बन गई, साथ में लॉन्चर आइकन लॉन्चर एक्टिविटी भी बन गई, राइट। हम्म। हाँ, उसके बाद इस चीज में थोड़ा सा सर कंफ्यूजन हो गई मुझे। क्या आ, बताइए। ये सर मेन इस पर मेन क्यों बोलेंगे मेन यहाँ पे? क्यों बोलेंगे, क्योंकि यही ये वो एक्टिविटी होगी जो पहले ही मतलब चलेगी, इसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। जिस प्रोग्राम में मेन मेथड होता है वही प्रोग्राम पहले चलता है, राइट। हाँ, फर्स्टली वही वही प्रोग्राम क्लास एग्जीक्यूट होता पहले। है। हाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि मेन मेन अच्छा ये, लेकिन जिसको मेन बनाते हैं उसी को हम लॉन्चर भी बनाते हैं। रीजन लॉन्चर का मतलब ये हो गया एप्लीकेशन को जब आप रन करोगे, इंस्टॉल होने के बाद आपके फोन में लॉन्च होके अपने आप आ जाता है, दैट इज लॉन्चर। फिर सर ये इसकी जावा कोड पे जाता है और वहां पे जाता है। फिर ऑन क्रिएट मेथड चलता है सबसे पहले। ऑन क्रिएट पे सारे जो वेरिएबल्स बने होंगे वो इनिशियलाइज होंगे और जो लेआउट होगा वो चलेगा। फिर वहां से वो चलना शुरू होगा। फिर आप जो भी प्रोग्राम में जो भी कर रखे होंगे लिसनर विसनर जहाँ पे लगाया होगा वहां से वो चलेगा। पहले तो यहीं से शुरुआत होगी इसमें। ओके, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्प्लैश के अंदर ये मेन और लॉन्चर दे दिया है ना। तो इसका मतलब ये स्प्लैश एक्टिविटी जो है ये हमारी पहली एक्टिविटी होगी जो अपने आप चलेगी, राइट। और इसका भी अपना एक एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे बनाया गया है। कंट्रोल के साथ लेके जाऊँगा तो हाइपर लिंक आ जाएगा, और यहाँ पे उसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट कुछ बना हुआ है। से हम कोई बटन भी उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, है ना। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट लेआउट भी इसका इधर उधर होगा ना, तो लेआउट के हिसाब से इसको सही करना पड़ेगा, राइट। चलिए थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और ठीक है, इसमें नेक्स्ट नाम का एक बटन बना हुआ है, राइट। तो ज़रा हम इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास वो एक्टिविटी रन होके आनी चाहिए जिस पे रन नेक्स्ट बटन बना होगा, राइट। तो यहाँ से हम वाइजर को चला लेते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। मे बी मुझे वायर फिर से, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है। आपने वो करके उससे चलाया है क्या? नहीं, मैं
डायरेक्टली यूएसबी वायर से ही चला रहा हूँ। ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, क्यों ऐसा क्यों आ रहा आप है? इसमें ये वाइजर बंद कर दीजिए, फिर से चलाइए। वाइजर का आपके में सॉफ्टवेयर भी तो पड़ा होगा, उससे करा लेते हैं। चलिए मैं फिर से व्यू कर लेता हूँ इसे। मे भी ये पहली बार में ये कनेक्ट अच्छा, आपने स्क्रीन लॉक तो नहीं है आपके फोन की? स्क्रीन लॉक होता तो ज़रूर मैं अनलॉक करता। ये लॉक नहीं है। मे बी यहाँ पे नो डेटा ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र। डिबगर ऑन है, यूएसबी डिबगर। एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में लॉन्च हो गया है। अगर यूएसबी डिबगिंग नहीं ऑन होता, आप यहाँ पे देखो डिवाइस भी डिटेक्ट हो रहा है, बट मे बी द इशू रिलेटेड टू द वाइजर। ओके, मे बी अभी मैं दोबारा चलाऊंगा, आ जाएगा, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे वाइजर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा है, राइट। तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी चीज़ों को समझने में फोकस करते हैं, फिर इसको हम रन करके भी देख लेंगे। वैसे मैंने इस एप्लीकेशन को अभी चलाया अपने इस पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन में। तो ये एप्लीकेशन जैसे ही लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो स्प्लैश वाली एक्टिविटी है ये लॉन्च होके आ गई है, राइट। ये एक्टिविटी आ गई है, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली फ्लो एप्लीकेशन का क्या था, एप्लीकेशन का के अंदर हमारे पास कैसे कैसे काम होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं फिर से देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने एक एप्लीकेशन में मतलब आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके यहाँ से सबसे पहले यहाँ से जब हम क्लोज कर देते हैं, जस्ट यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ, डिस्कनेक्ट टर्मिनेट है, ओके। सो जब हम एप्लीकेशन यहाँ से जाके नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देते हैं ना, तो एप्लीकेशन को बनाते ही हमारे इस पर्टिकुलर पूरी एप्लीकेशन का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, राइट। और उस एप्लीकेशन के उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को बना के उस पूरे एप्लीकेशन को मैनेज करने का जो काम होता है वो बेसिकली ग्रेडल करता है, राइट। तो ये मैं एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये एप्लीकेशन का जो पूरा साइकिल बन के आया आपके सामने, और यहाँ से ये सारा चीज़ मतलब आपके सामने पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक बन के आया है। ये सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपके सिस्टम में एग्जिस्ट हुआ होगा कहीं न कहीं। तो आपके सिस्टम में एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ये पूरी एप्लीकेशन का जो बन के आया होगा, वहाँ पे एक मैनिफेस्ट होगा, एक ऐप होगा, जावा होगा, रेस होगा, ग्रेडल होगा। तो ये सारा चीज़ हमारा ग्रेडल और उसकी कुछ इंटरनल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मैनेज करते हैं कि भाई इसको कैसे कैसे दिखाना है, क्या क्या शो करना है, क्या नहीं शो करना है, ये सारा चीज़ वही करते हैं, राइट। तो हाँ, ओके। सो अब एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली अगर आप देखो तो एक चीज़ यहाँ पे बन के आते हैं बहुत सारे एक्सएमएल, राइट। बहुत सारे एक्सएमएल्स बन के आते हैं, जैसे मैनिफेस्ट का भी अपना एक एक्सएमएल होता है, लेआउट के अंदर भी बहुत सारे एक्सएमएल्स होते हैं। तो ये जितने भी एक्सएमएल्स होते हैं एंड्रॉयड के अंदर, इन एक्सएमएल से इस जावा का कैसे कम्युनिकेशन कराया जाए, मतलब ये जावा की प्रोग्राम से, जावा की कोड है। तो अगर आपसे कहा जाए एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम बनाइए और किसी एक्सएमएल को कॉल करिए, है ना, तो इन जनरल पॉसिबल नहीं है कि आप किसी जावा की प्रोग्राम से एक्सएमएल को कॉल कर पाएँ। आपको उस एक्सएमएल को पार्स करना पड़ेगा, उसकी पार्सिंग का लॉजिक लिखना पड़ेगा, है ना। डॉम पार्सर होता है, एसएक्स पार्सर होता है, अलग अलग टाइप के पार्सर्स होते हैं। उन पार्सर्स प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा और आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड ने क्या सोचा कि क्यों ना हम एक काम करें, ये जो एक्सएमएल्स यहाँ पे बन के आते हैं, इन एक्सएमएल्स की और इनके एक्सएमएल के अंदर के टैग के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी पार्सिंग खुद ही हम कर देते हैं
और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हो ना, एप्लीकेशन की बिल्ड होते ही जब एंड्रॉयड स्टूडियो में नेक्स्ट 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 करके आपने फिनिश किया तो उसकी पार्सिंग हो गई, और ये जितने भी हमारे पास ये जो लेआउट्स के अंदर एक्सएमएल है या हमारा ये मैनिफेस्ट का एक्सएमएल है, इन सारे एक्सएमएल्स की एंट्री एक जगह करके रख दी गई और उस जगह का नाम है R. This R is nothing but a inbuilt class in Android. This R is stand for resources. R stand for resources. All the resources which comes under this RES folder, RES folders, whose entries are available into this particular R class. So R is nothing but an inbuilt class in Android. This R class is auto-generated class, automatically generated class. When any Android application is going to be built, एप्लीकेशन की बिल्ड होते ही R नाम की क्लास बन जाती है और R क्लास के अंदर इन जितने भी रिसोर्सेज हैं इनकी एंट्रीज कर दी जाती है। और एंट्रीज करने का मतलब कहीं न कहीं इनकी पार्सिंग वार्सिंग करके एंट्री कर दी जाती है। तो वो पार्सर मतलब इंटरनली खुद ही चल रहा है और एप्लीकेशन की बिल्ड होते ही ये काम हो गया। मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो ने अपने अंदर बहुत सारे बिल्ड टूल का यूज करके, साथ ही ग्रेडल का यूज करके एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना दिया और एप्लीकेशन के बिल्ड होते ही एक इस रिसोर्स की एंट्रीज आर के अंदर पहुंच गई। आर का मतलब रिसोर्स होता है। सो एज अ जावा प्रोग्रामर, एज अ एंड्रॉयड डेवलपर, आपको अगर अपने जावा की एप्लीकेशन में, आप जावा के प्रोग्रामर हो, जावा के डेवलपर हो, आपकी जावा की प्रोग्रामिंग में अगर किसी भी रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा किसके पास आप जाएंगे? आर के पास जाएंगे। आर नाम की क्लास से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर रिसोर्स टू मी। अगर आप आर नाम की क्लास को ओपन करके देखोगे तो इस क्लास के अंदर हमारे पास जितनी भी यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इन सारे कंपोनेंट्स की एंट्रीज, कंपोनेंट्स इन द सेंस मैं रिसोर्स के अंदर की चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे ड्रॉएबल है, लेआउट है, मैप है। लेआउट के अंदर भी एक्सएमएल्स हैं, इन एक्सएमएल्स की भी इंफॉर्मेशन, ड्रॉएबल के अंदर भी एक्सएमएल्स है, उनकी इंफॉर्मेशन, उनके अंदर टैग्स हैं, उनके अंदर कंपोनेंट्स हैं, उन सबकी इंफॉर्मेशन इस आर के पास पहुंचा दी जाती है। राइट ये आपकी इस लोकेशन पे इस पैकेज के अंदर मिल जाएगा। सो यहाँ से ये क्लिक करने से ओपन नहीं होगा। आप आर को कहीं सर्च भी कर सकते हो कंट्रोल F करके, यहाँ से r.java, r.java को आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं होगा, फिर कहाँ पे होगा? एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कहीं होता है, आप लोगों ने देखा है कभी? सर उसी के ऊपर करिए हो जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ आर पे। आर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये नहीं ले जा रहा है। सर बहुत पहले सर प्रोजेक्ट लेवल पर शायद मिल जाए। हाँ प्रोजेक्ट लेवल पे मिल जाता है। आर यहाँ पे मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे आर। किसी ने देखा आज तक? हाँ जी यस सर, एक बार मैं देखा था। मैंने देखा तो ये यहीं से मेरे में होके खुल जाता था। एक मिनट, यहाँ से मैं ये देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट। क्या कह रहे थे? हाँ दीपक? हाँ मैं कह रहा हूँ मैंने देखा है, ये मेरे में यहीं से पहले ओके खुल जाता। चलो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मे भी ये देखिए, मे भी जो r.java की लोकेशन है ये हमें यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रही है कि इस एंड्रॉयड स्टूडियो में ये हाइड कर दिया उन्होंने, राइट। बट एक क्लास बन जाती है। आप लोगों को, आप मेरे पिछले सेशंस, पिछले वीडियोस उठा के देखिएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा कि मैंने बताया भी हुआ है कि आर नाम की एक क्लास मिल जाती है, राइट। गूगल पे सर्च करोगे तो इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी मिल जाता है किस तरह से आर नाम की एक क्लास होती है, राइट। तो मैं आपको एंड्रॉयड को ऐसे आपको डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ना चाहिए, राइट। तो आप एंड्रॉयड डॉक फॉर r.java है ना, तो आपको यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, r.java की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी इस तरह से। सो इस r.java में आप देखोगे कि हर एक चीज़ के लिए क्लास है।
आर के अंदर एनिम नाम की क्लास है, एरे नाम की क्लास है, स्ट्रिंग नाम की क्लास है, फॉर मतलब इसकी क्लास के अंदर क्लास बनाया गया, हर चीज के लिए क्लास है। ये पता नहीं कहाँ पे लेके गया हमें कार्स, इस क्लास के अंदर जाके फिर उसकी हाँ जी, आर क्लास के अंदर ये सब बाकी जो है नेस्टेड क्लास है, ये सब उसकी नेस्टेड क्लासेस हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसे करा गया है कहीं ना कहीं। देखिए ऐसे इस तरह से कहानी करी गई है कि एक क्लास बना दी गई है आर, ठीक है, और उस आर क्लास के अंदर इंटरनली, ठीक है, हर एक काम के लिए क्लास बना दी है। जैसे स्ट्रिंग, आप यहाँ पे जितने भी फोल्डर देखते हो एंड्रॉयड मोड में आके जो भी फोल्डर आप यहाँ पे देख पाते हो, रेस्ट के अंदर जो भी आप फोल्डर देखते हो, ड्राइबल देख रहे हो तो ड्राइबल नाम की एक क्लास है, लेआउट देख रहे हो तो लेआउट एक क्लास है, यानी कि आर एक क्लास है और उसके अंदर की क्लास है जिसका नाम है लेआउट। ठीक, लेआउट। अच्छा, इसी तरह से हर एक चीज के लिए, ड्राइबल के लिए, मैप के लिए, इन सब के लिए कोई ना कोई क्लासेस हैं। अच्छा, और इस क्लास के अंदर भी एक स्टैटिक वेरिएबल, जैसे मान लो कि लेआउट क्लास के अंदर ये हमारे बहुत सारे लेआउट हैं, एक्सएमएल हैं, इन एक्सएमएल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनके अंदर R.jar मिलना है। हाँ जी, R.jar मिलना है, R.jar अलग चीज होगी। ठीक है, तो इसके अंदर फिर फर्दर पब्लिक स्टैटिक फाइनल, है ना, इंट और एक कांस्टेंट बना के डाल दिया गया। जैसे मान लो कि ये एक्सएमएल है, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल, तो इसका नाम है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, और इक्वल टू इस पर्टिकुलर एक्सएमएल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी एक हेक्स वैल्यू, इसके सामने इसकी है हेक्स वैल्यू, एक्सा वैल्यू यहाँ पे एक्सप्लेन करके रख दी गई है। दिस इज कॉल्ड हेक्स वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूं हेक्सा वैल्यू। ये हेक्सा वैल्यू ये बेसिकली इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि अगर जावा के अंदर किसी क्लास के, और ये क्लास स्टैटिक क्लास है, किसी क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है तो कैसे कॉल करते हो? क्लास के नेम से ना। तो इसीलिए आर के अंदर, इसके अंदर का ये जो स्टैटिक नेस्टेड क्लास है, एज ए स्टैटिक नेस्टेड क्लास ट्रीट होता है। ये नेस्टेड क्लास जो होती है उसको क्लास के नेम से कॉल करा जाता है। इसलिए आर के अंदर ये वाली जो क्लास है इसको ऐसे नेस्टेड क्लास की तरह कॉल करा जाता है, आर डॉट लेआउट। ठीक है, और उसके अंदर फर्दर ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, फिर उस पे डॉट लगा के इस स्टैटिक डेटा मेंबर को कॉल करा लिया जाता है। राइट, तो इससे क्या फायदा हो गया? कहीं ना कहीं देखो आर का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज? अगर आर डॉट जावा नहीं होता एंड्रॉयड स्टूडियो में तो फिर क्या करना पड़ता? आपको जितने भी एक्सएमएल्स यहां पे बनाए गए हैं, हर एक्सएमएल को पार्स करना पड़ता, उनको रीड करना पड़ता, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता, और एक एक्सएमएल के अंदर अगर मान लो कुछ बटन्स बनाए गए हैं, कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स बनाए गए हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने का आपको कोड लिखना पड़ता। अब जैसे मान लो कि ऐप हमने बनाया, उसमें 50 बटन्स लगे हुए हैं। अब 50 बटन में से किस बटन पे इवेंट हुआ ये कैसे पता चलेगा? उस कंपोनेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फिर उसका भी लॉजिक आपको लिखना पड़ता। आर डॉट जावा क्या करता है? एंड्रॉयड आर डॉट जावा एक क्लास ऐसे पड़ी हुई है, समझ लो एक जगह बना के रखी गई है। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर के जो पार्सर्स प्रोग्राम है, एट द टाइम ऑफ बिल्डिंग एन एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन बिल्ड होती है, इस सारे एक्सएमएल्स को उठा के रीड करके इसकी एंट्री आर में पहुंचा देते हैं और इसकी एक आइडेंटिटी जनरेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड हेक्सा वैल्यू, दैट इज कॉल्ड हेक्सा आईडी। हर कंपोनेंट्स के लिए होती है। वही मैं आर को आपको खोज के दिखा रहा था, बट यहां पे अभी हमें मिल नहीं रहा है। बट आर डॉट जावा जब भी आपको मिलेगा वहां पे आप देखोगे हर कंपोनेंट्स के लिए एंट्रीज इस तरह से पड़े होते हैं। अच्छा, एक चीज होती है, ये मैं भी मतलब अभी मैं तो 100% श्योर नहीं हूं कि आर डॉट जावा हमें इस एंड्रॉयड स्टूडियो में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट क्योंकि अभी मैं और भी एक आध बार चेक करूंगा। बट ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये आर डॉट जावा ये दो तरह से होता है, मतलब ये दो जगह होता है। आर डॉट जावा को आप चेंज अगर करोगे तो बड़ी दिक्कत है, वैसे चेंज तो कर ही नहीं सकते हैं। बट आर डॉट जावा एक आपका खुद का भी होता है, एक एंड्रॉयड अपनी लाइब्रेरी के लिए भी आर यूज करता है। समझ रहे हो ना? कहीं अगर प्रोग्रामिंग में
आप सिंपल आर लिख रहे हो, कहीं पे भी अगर लिखा है आर डॉट लेआउट डॉट समथिंग, इसका मतलब ये आपकी एप्लीकेशन की आर की बात हो रही है। बट अगर कहीं लिखा हुआ है एंड्रॉयड डॉट आर डॉट समथिंग, तो वहीं पे आप समझ जाना कि ये एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज के अंदर, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में बहुत सारी एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज हैं, एंड्रॉयड की जो लाइब्रेरीज हैं इंटरनली, क्लासेस, मेथड्स, इंटरफेसेस, दे आर ऑल्सो कॉलिंग द आर, so they have own or r.java, right? So whenever you are calling the android r.java, you have to write android.r.something ऐसे करके। तो जब एंड्रॉयड के ऊपर आर करके ऐसे कॉल करा जाए तो इसका मतलब वो एंड्रॉयड के अंदर की आर की बात हो रही है। तो मे बी कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें ना हो, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए उन्होंने हटा ही दिया होगा, है ना। चलो ठीक है, मतलब हमें दिखाया नहीं क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड फाइल है। अगर अच्छा एक चीज और देखो, कई बार आप देखते होगे कि प्रोग्राम में आपके मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाता रहता है। जैसे मैंने कई बार देखा है कि मेरा ये एग्जाम्पल सही भी है, फिर भी यहाँ पे जैसे मैं इस तरह से अगर कर दूं ना, जैसे ऐसे कर दूं, मैं इसको 1 कर दिया तो देखो यहाँ रेड एरर आ गया ना, बिकॉज क्योंकि इंटरनली इस प्रोग्राम के लिखते ही कंपाइलेशन हुआ। अब देखना इसका फ्लो क्या चला, ये प्रोग्राम का कंपाइलेशन हुआ। अब आप मुझे एक बार बताओ कि ये क्या कैसी फाइल है, जावा फाइल है ना, तो इसका कंपाइलर कौन होगा, जावा कंपाइलर। तो जावा कंपाइलर ने इसका जैसे ही कंपाइलेशन करा, यहां पे आ गई प्रॉब्लम, राइट। और जैसे प्रोग्राम के अंदर प्रॉब्लम आई, अच्छा अगर सब कुछ कंपाइलेशन सही हो जाता है तो फिर क्या होता है, कंपाइलेशन सही हो जाता है तो कंपाइलर ये चेक करने जाता है, अब मतलब कंपाइलर अपना जो कह सकते हो टास्क जो है किसी और को रिडायरेक्ट कर देता है। बीच का एक और लेयर होता है यहाँ पे, जैसे आप जानते हो जावा का कंपाइलर को कौन कंपाइलेशन करता है, जावा कंपाइलर। तो देखिए इस तरह से काम करता है। देखिए जावा के प्रोग्राम में, इसको मैं हटा देता हूं, आर इतना ही कहानी थी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई जावा फाइल है, से हमारे पास है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। सो मेन एक्टिविटी डॉट जावा सबसे पहली होती है कंपाइल, राइट। सबसे पहले इसका होता है कंपाइलेशन, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा का कंपाइलेशन होने के बाद, कंपाइल करने के बाद इसका बन जाता है मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। अच्छा ये बताइए डॉट क्लास फाइल को कौन समझता है, डॉट क्लास फाइल को जेवीएम समझता है। बट क्या एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, एंड्रॉयड फोन के अंदर जेवीएम होता है, नहीं, वो तो वहां पे उधर डीवीएम होता है, डेल्वी वर्चुअल मशीन होता है, और एंड्रॉयड स्टूडियो भी डीवीएम को यूज करता है। तो क्या डीवीएम इस डॉट क्लास फाइल को समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आपकी एक जावा फाइल हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। इन सारे जावा फाइलों के जो बने हुए डॉट क्लास फाइल होते हैं, इन डॉट क्लास फाइल से यहां पे एंड्रॉयड अपना एक खुद का कंपाइलर यूज करता है, जिसको डेल्विक कंपाइलर बोलते हैं, डेल्विक कंपाइलर, राइट। सो डेल्विक कंपाइलर इसका क्या बना देता है, इसका बना देता है .dex फाइल बना देता है, डेक्स फाइल, राइट। और इस डेक्स फाइल को डेल्विक वर्चुअल मशीन, पहले जो आज के टाइम पे जिसको हम ART बोलते हैं, पहले उसको डेल्विक वर्चुअल मशीन बोलते थे, राइट। डेल्विक एक प्लेस था जहां पे बैठ के उन्होंने बनाया था इस सॉफ्टवेयर को। वो डेल्विक वर्चुअल मशीन एप्ट एप्ट टूल का यूज करके इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का APK फाइल बना देता है। एप्ट का मतलब एंड्रॉयड एसेट्स एंड पैकेजिंग टूल, राइट। इस तरह से कुछ टूल होता है। तो मान लो आपकी एक एप्लीकेशन के अंदर, वन एप्लीकेशन कंटेन्स thousands number of Java file. So definitely we have a thousands number of dot class file. So what Delvik compiler does, it create a single DEX file for whole dot class file, right? And then Delvik virtual machine uses this apt tool and create a APK for that. Got it? इस तरह से ये एप्लीकेशन का फ्लो होता है। मतलब ये जो इंटरनली कंपाइलर चला, फिर डेल्विक कंपाइलर चला, फिर एप्ट चला। एप्ट टूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, AAPT टूल जो है ना, यहाँ पे कहीं पे दिखता भी है आपको AAPT टूल। इंटरनली में भी जैसे EDB है ना, एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज होता है, इसी तरह से आपको बिल्ड टूल, मे बी इनसाइड बिल्ड टूल दिस इज द एप्ट टूल। सी AAPT टूल यहाँ पे है, दिख रहा है,
इसका यूज करता है। सो अच्छा, इसी के बीच में एपीके बनने से पहले, अभी तो एपीके नहीं बनी है, डेक्स फाइल बनी नहीं है, ये कब बनती है? जब एप्लीकेशन को आप बिल्ड करते हो, रन करते हो। अभी बिल्डिंग की बात नहीं आई है। अभी क्या हुआ है कि आपकी मेन एक्टिविटी से मेन डॉट क्लास फाइल बनी। तो हुआ क्या, तो मेन एक्टिविटी से जैसे ही मेन डॉट क्लास फाइल बनती है, अभी आपने इस प्रोग्राम में कोई गलती कर दी, राइट? तो इसका मतलब इसकी डॉट क्लास फाइल बनी नहीं, या इसकी डॉट क्लास फाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया, है ना? तो बीच में आर भी पिक्चर में आता है। वो आर डॉट जावा में ये चेक करा जाता है कि क्या जो कंपोनेंट इसके अंदर यूज हो रहे हैं उसकी एंट्री है, क्या उसकी आइडेंटिटी है। नाउ वी डोंट हैव दिस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन वन इनटू द आर डॉट जावा, सो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एन एरर। बट सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास सब कुछ सही होता है, वी हैव एवरीथिंग इज फाइन, बट वी फेसिंग द सम इश्यूज रिगार्डिंग दिस कंपोनेंट इज नॉट एग्जिस्ट। तो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो मास्टर प्रोग्राम इन एक्सएमएल की एंट्री आर डॉट जावा के अंदर करते हैं ना, वो गलती से नहीं चल पाते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से नहीं चल पाते हैं। ये एक तरह से समझ लो कि मैंने देखा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एक बग बोल सकते हो आप, कि वो प्रोग्राम्स नहीं चल पाते हैं और सब कुछ हमारा सही भी होता है, या हमारे एंड से कुछ गलती भी होती है, ऐसा नहीं कह सकते हरदम वही गलत होता है। फिर उनके वजह से इसकी एंट्री आर में नहीं हो पाती है और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। फिर हम अगर एप्लीकेशन को इसे क्लोज करके दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, सो वो प्रोसेस फिर से चल जाता है और इसकी एंट्री आर डॉट जावा के अंदर कर देता है, इसकी एंट्री आर डॉट जावा के अंदर कर देता है, एंड एप्लीकेशन फाउंड दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन एक्सएमएल। सो ऐसे समझ लो कि आर इज अ क्लास, लेआउट इज अ नेस्टेड क्लास ऑफ दिस आर क्लास, एंड दिस इज द वेरिएबल। अगर आप यहां पे लेके जाओगे, कर्सर लेके जाओगे, यू कैन सी this 130072. what is this? This is the hexadecimal value actually, which is assigned to this XML, which is assigned to this particular कह सकते हो components, XML resource, जो भी बोलो आप, राइट? बट ये अभी के लिए आपको इंटीजर वैल्यू दिखती है। इंटरनली बहुत जगह पे मैंने देखा इस इंटीजर के साथ साथ वो हेक्साडेसिमल कोड भी यूज करते हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, बिल्कुल इसलिए। तो मतलब कहने का ये है कि वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिसोर्सेज। whenever you require any kind of resources into your Java programs, so you can directly go to the R and say to the R, please provide me this resource. So if you needed a drawable, so go to r.drawable. If you needed the layout, call r.layout. If you needed the mip map, navigation, values, inside the values, if you needed, suppose you needed the string, so you can directly call r.string and something like this. तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि जितने भी फोल्डर्स हैं उन सारे फोल्डर्स के लिए हमारे पास क्लासेस बनाई हैं। देखो इन्होंने क्या कोशिश करी, इन्होंने कोशिश ये करी है कि हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हैं यार, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर का काम होता है ऑब्जेक्ट और क्लास से खेलना, तो क्यों ना ऐसा काम करा जाए, एक्सएमएल का ये पूरा जो हेडक है वो अपना खुद ही ले लिया जाए और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को क्लास और ऑब्जेक्ट से खेलने के लिए दे दिया जाए, राइट? सो दैट्स वाई इन जितने भी रिसोर्सेज या जो भी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इनके बारे में अगर आप कभी भी सोचोगे तो हमेशा किसके पास जाओगे, आर। सो मे बी आई थिंक आपको आर का यूज समझ में आ गया। R stands for resources and all the resources are available into the r.java file. R.java file is the automatic generated file which is built by the Android Studio itself, and there are so many master program running inside the Android Studio जो क्या करते हैं, आपकी जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं उन सारे रिसोर्सेज की एंट्री R के अंदर पहुंचा देते हैं। इवन इफ यू आर क्रिएटिंग एनी कंपोनेंट्स इनटू द लेआउट, जैसे मैं इस मेन के अंदर जाता हूं और यहां से एक टेक्स्ट व्यू है, राइट? मैं कोई बटन बनाता हूं, कोई टेक्स्ट व्यू बनाता हूं, कुछ भी लेता हूं और हर कंपोनेंट्स की मैं आईडी असाइन करता हूं, बिकॉज हर कंपोनेंट की यहां पे आईडी भी होनी चाहिए। जैसे यह टेक्स्ट व्यू है ना, इसकी भी एक आईडी होनी चाहिए, वो आईडी हम एट्रीब्यूट से यहां असाइन करते हैं। तो आईडी एट्रीब्यूट से जब हम इसको असाइन कर देते हैं, से मैंने इसकी आईडी दे दी ये, तो इसका मतलब हो गया कि दिस कंपोनेंट इज आइडेंटिफाई बाई दिस आईडी। So whenever you needed this particular text view, you can identify by it is identified by this particular ID. The ID name is ABCD, right? तो ये चीज होती है और इसकी भी एंट्री R के अंदर पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
हाँ तो सर देख लिया मैंने, सारी सारी हाँ एंट्री सर, एक्चुअली एक डाउट है। हाँ जी सब उसमें बताइए। पढ़। यस विवेक, टेल मी व्हाट इज द डाउट। सर जब बाकी फोल्डर को हम लोग मतलब एक्सेस करते हैं तो हाँ, आर डॉट लेआउट डॉट उसके बाद फिर फाइल का नाम लिखते हैं। आर डॉट लेआउट डॉट, क्योंकि उसके अंदर का ही कंपोनेंट है ना, पेरेंट क्लास Yes, के sir. अंदर की चीजों को हम उसके, जैसे मान लो कोई नेस्टेड क्लास है, उसके अंदर की चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर का कोई स्टैटिक वेरिएबल है, तो उसको हम ऐसे ही क्लास के नेम से कॉल करते हैं। हाँ जी। लेकिन सर वैल्यू में ऐसा क्यों नहीं होता है? कौन सी वैल्यू में? वैल्यू फोल्डर में। वैल्यूज फोल्डर में, तो वैल्यूज फोल्डर के नाम से क्लास नहीं होगी, वो डायरेक्टली स्ट्रिंग कॉल हो जाता है, जो आप बोल रहे हो यस सर। डायरेक्टली स्ट्रिंग कॉल हो जाता होगा, राइट। अब देखो, आप सिंपल से जाओ, आप यहां से इसको हटाओ, है ना, और आप देखो आर के बाद यहाँ डॉट लगाओ, और आर के बाद जैसे आप डॉट लगाओगे, आप ये सब देख लो, ये सब उसके लिए क्लासेस हैं, इन सब के लिए क्लासेस हैं। बट यहाँ पे देखो वैल्यू क्लास है क्या कोई? इज देयर एनी वैल्यू क्लास? नो सर। तो इसीलिए अगर वैल्यू क्लास नहीं है तो उसकी एंट्री डायरेक्टली उन्होंने कर दी, स्ट्रिंग की एंट्री डायरेक्टली कर दी, क्योंकि ये काइंड Yes, ऑफ sir. वैल्यू है। अब वैल्यूज में कलर है, डायमेंशन है, स्ट्रिंग है, मे बी उसका कुछ रीजन होगा, उन्होंने करा होगा ऐसा, आई डोंट नो, बट उसकी एंट्री नहीं, उस नाम से क्लास नहीं है, तो इसीलिए उसको हम उस नाम से कॉल नहीं करते। ठीक सर। ओके। हाँ दीपक, क्या बता रहे थे आप? सर मैंने देख लिया, वो सारे जितना भी मेरा प्रोजेक्ट है उसकी लाइब्रेरीज और जो उनकी लाइब्रेरीज हैं वो सब उसमें पड़ी हैं। अच्छा। आर आर जो डॉट जो जार है वो एंड्रॉइड एक्स से उसको रिप्लेस कर दिया, क्लास से उसको वो बना दिया जार फाइल, उसके अंदर जितनी भी आर से रिलेटेड वो हैं वो कहाँ सब पे उसी मिलेगा हमें आर डॉट जार? कहाँ से हम आर डॉट जार को निकाल सकते हैं? हाँ जी, कैन यू शेयर योर स्क्रीन दीपक? हाँ सर कर दिया, ये सर ये यहाँ पे होगा, मिनिमाइज। ये इसको मैंने वो कर दिया है, तो वो एक्सट्रैक्ट, तो इसके अंदर ये देखिए जो मेरे प्रोजेक्ट की वो है वो सब इसमें पड़ी होगी। एग्जैक्टली। बट आर नाम की आर डॉट क्लास, ये आप आर डॉट क्लास देख पा रहे हो, राइट? आप आर हाँ। डॉट जावा नहीं देख पा रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ वो इसमें उन्होंने मुझे लग रहा है कि जावा फाइल हटा ही दी है। जावा फाइल वो मतलब हमसे शेयर नहीं करते हैं। हाँ Right. अब नहीं कर रहे थे यार, कुछ दिक्कत हुई होगी सर, ये एंड्रॉइड एक्स से जब से आया है तब से ये सब हो गया है। ओके ओके। तो कहने का मतलब ये है कि दिस आर, आपको ये आर डॉट जार कहाँ पे मिला है, किस लोकेशन पे मिला है? इंटरमीडिएट ऐप चाहिए, कंपाइलर एंड रन टाइम। तो ये पता है क्या होता है, इन्होंने ये जब एप्लीकेशन बिल्ड होती है तो एप्लीकेशन के बिल्ड होते ही आर डॉट जार फाइल अपने आप बन जाता है, राइट? और ये जो आर डॉट जार फाइल बनती है, इस आर डॉट जार फाइल के अंदर मतलब हमारे पैकेजेस की भी लाइब्रेरीज हैं और उनके भी पैकेजेस की लाइब्रेरी हैं, दोनों अलग अलग फोल्डर बना के रख दिया गया है, राइट? उनके एंड्रॉइड एक्स नाम से है और हम लोग की ऐसी ही है। हमारा पैकेज होगा वो होगा उसी नाम से। हाँ बस। तो बार बार ये जब भी आप एप्लीकेशन बनाओगे, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, तो बार बार जब भी आप एप्लीकेशन बनाओगे तो ये आर अपने आप जनरेट होगा और आप आर अपने आप क्रिएट होगा। देखिए एंड्रॉयड की आज हमारी 5वीं क्लास है, राइट? बट हम अभी भी एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, हम बस इन बेसिक चीज़ों को सीख रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वंस यू हैव अ नॉलेज अबाउट दीज बेसिक कंसेप्ट, दीज इंटरनल कंसेप्ट, so you are going to become Android developers, not an issue, it is my challenge। but कई बारी ना हमें बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर ही नहीं होते हैं और हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशन की बात करते हैं, और हम एप्लीकेशन कैसे बना पाएंगे जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि ये किस चीज़ के लिए बनाया गया, इसका क्या पर्पज़ है, इसका क्या यूज़ है, तो हम एप्लीकेशन पे कैसे काम कर सकते हैं?
राइट। हाँ, वही बात होगी, कोड कॉपी पेस्ट मारोगे फिर दिक्कतें आएंगी, और अगर आप सब जान जाओगे तो कोड कॉपी पेस्ट करके भी आप चला लोगे सारा चीज, राइट। तो ओके, सो आर का यूज समझ में आ गया। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था सर। ये थोड़ा सा ये बता देना सर, ये वाला मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। सेट कंटेंट व्यू मेथड के अंदर में पैरामीटर पास किया r.layout, तो वो लेआउट क्लास है सर? yes, layout is a class, layout is a class, r is a class, r के अंदर layout is a nested class, and ये उसका एक static variable है। this is the static nested class and is the static variable। देखो, इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ, इसे छोड़ो आप। मैंने आपको क्या बताया, एक एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जैसे बिल्ड होती है, एंड्रॉयड स्टूडियो में एप्लीकेशन के बिल्ड होते ही कितनी चीजें आती हैं? मैनिफेस्ट आता है, जावा फाइल आती है, मैनिफेस्ट जावा, ग्रेडल एंड रिसोर्सेज, राइट। मैनिफेस्ट जावा, ग्रेडल एंड रिसोर्सेज। ग्रेडल अभी छोड़ दो, ग्रेडल तो बिल्ड टूल है, एप्लीकेशन को बिल्ड करता है, रन करता है, लाइब्रेरीज को मतलब डाउनलोड करने में हमें हेल्प करता है। बहुत सारे इसके यूजेस हैं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, अलग से डिस्कस करेंगे। मैनिफेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, दिस इज द इनिशियल फाइल। जब भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करते हो तो यहीं से सारी इंफॉर्मेशन ERT उठाता है और एप्लीकेशन को यहीं से रन करता है। बाकी एक है हमारे पास जावा फाइल, जो कि हम जान रहे हैं कि भाई जावा में जावा की कोडिंग होती है, राइट। बट हम एप्लीकेशन में डिजाइनिंग कहां से करते हैं? इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन देयर आर 2 ways टू डिजाइन आवर UI। One is programmatic approach, another is declarative approach. So if we talk about the programmatic approach, so here we have to write some code and program for that. We can create the layout, we can create the buttons as well via coding. But for time being, we are not using this particular approach. So we have already XML here. XML हमारे पास है, जिसका यूज करके हम कोडिंग करने वाले हैं, जिसका यूज करके हम डिजाइनिंग करने वाले हैं। अब रिसोर्सेज के अंदर जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब अब हमारे पास रिसोर्सेज आ गई, तो अब रिसोर्सेज के अंदर जो भी चीजें हमारे पास हैं, उनको अगर हमें अपनी जावा प्रोग्रामिंग में कॉल करानी है, यूज कराना है, तो वो कैसे कॉल कराएंगे? आर के थ्रू कराएंगे, विद द हेल्प ऑफ आर, बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर अवेलेबल इनटू द आर। दिस आर इज अ ऑटोमेटिक जनरेटेड क्लास। ऑटोमेटिकली जनरेटेड क्लास होती है, ये अपने आप बनती है एप्लीकेशन के बिल्ड होते ही, और जितने भी फोल्डर्स यहाँ पे हैं, चाहे वो ड्राइबल हो, चाहे वो लेआउट हो, मैप हो, लगभग सारे फोल्डर के लिए आर के अंदर एक नेस्टेड क्लास बना दी जाती है, राइट। और वैल्यूज के केस में तो वो नहीं दिख रही थी हमें, वैल्यूज नाम की नेस्टेड क्लास नहीं है। और उस क्लास की इंफॉर्मेशन को अगर आपको देखना है तो यू कैन सी फ्रॉम हियर, राइट, सी कैन हियर। आर पे अगर डॉट लगाओगे तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। आर के अंदर ये एनिम नाम की क्लास होती है, एनिमेटर नाम की क्लास होती है, TTR नाम की क्लास होती है, कलर नाम की क्लास होती है, एंड लेआउट नाम की भी क्लास होती है। आप अगर लेआउट आर क्लास को ओपन करके देखोगे तो उसके अंदर लेआउट क्लास आपको मिल जाएगा। इनसाइड आर वी हैव अ लेआउट क्लास। ओके, सो Surya, yes Rakesh. one doubt actually. Yeah, please. There R dot layout is there, right? Yes, exactly. R dot layout is referred to the XML file, right? Layout is Layout XML file. Yes. Layout is a class, and then a variable referred to that class, right? The XML file, right? For this XML file, there is a class whose name is also a layout. Yeah, okay. Then here the R dot so many classes there, right? R dot animator, bool, so many things, right? Yes. So those files where we can find actually? This is again a internal means automatic generated file actually. We can use it, no issue. But these are internal file which is used by these XMLs as well. Actually, these XML file also using some internal animators and some
layout and some just call the some bull and color and dimension things, right? So in this case these XMLs are actually using these particular folders. So for these folders they have internal these classes. Like see, you in case of colors, you can see there is some dimensions, not in color. See here we have a dimensions, but dimensions is there, we can see the dimensions, but the ATTR, and if we talk about the animators, so these are the internal generated file which is created by this Android Studio actually, and it is used by these XML internally, right? Okay. Yes. Um, And sometime we are also able to see the android.r.sum like animators and this ATTR and this. So this is the internal libraries which is like created by the Android Studio. So these are the internal classes which is for the internal purpose actually. Because in Android there are so many activities classes, fragment classes, and there are so many internal classes which is they have own XML file and they have own layout file as well. So we can call these as well via android.r. this particular notation, right? So we have to keep in mind like which R we are going to use. So we are going to use the r dot layout और समथिंग एल्स. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि हम r डॉट लेआउट लिख रहे हैं तो ये कहाँ का है, या हम एंड्रॉयड डॉट आर लिख रहे हैं, ये भी चीज़ है. ये कई जगह आपको मिलेगा आगे चल के, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, राइट? ओके. सो हाँ जी सर ये एंड्रॉयड डॉट जो आर है ये सर ऑनलाइन उठाता है या एसडीके से लेता है? नहीं, ये आप एसडीके में, आपकी एसडीके लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, ऑनलाइन नहीं. में मुझे ये जो एंड्रॉयड लिखे हुए होते हैं इनके आगे, तो ये एसडीके से ही उठाता है ना? ये एसडीके से उठाता है. इस चीज में बड़ी कंफ्यूजन. बिल्कुल आपके एसडीके से उठाएगा, राइट? और बिल्कुल इनका भी क्वेश्चन बढ़िया था कि हम आर के अंदर अगर हम ये सब देख रहे हैं, एनिमेटर, एनिमेटेड, बुल, कलर और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ नहीं दिख रही हैं, तो ये इंटरनल इसकी जनरेट होती हैं. अब जैसे आईडी यहाँ पे दिख रही है, आर के अंदर आईडी दिख रही है ना, ये सब तो नेस्टेड क्लास है ना इसकी? नहीं, नेस्टेड क्लास तो है, बट है कहाँ पे? वेयर इज द आईडी? ये जो यहाँ पे ये इस एक्सएमएल में देखो, दिस इज द आईडी. फॉर दिस आईडी देयर इज आईडी क्लास एक्चुअली. इस आईडी के लिए आईडी क्लास बनाई गई है इंटरनली, जो यहाँ पे हम आईडी यूज कर रहे हैं. तो ऐसे कोई भी अगर हमारे पास कुछ एनिमेटर से रिलेटेड या किसी और पर्पस के लिए चीजें बनाई गई हैं, उसके लिए यहाँ पे इसी तरह से क्लासेस बना दी गई हैं इंटरनली. आर यू गेटिंग पॉइंट, राकेश? Yeah, that means that variable nothing but XML, right? Yes. The variable is nothing but XML file. Yes, exactly. And most of the files we can see, not any issues. We can see most of the files. Yeah. In XML having multiple IDs. Yeah, I know it. Those things, images and buttons IDs, so many things is there. So those are internally in that XML file, right? Yes. Okay. Thank you. Okay. So, तो देखो, परवेज का क्वेश्चन क्या था कि भाई ये क्या होता है, तो आपको उसके बारे में चिंता नहीं करना है क्या होता है क्या नहीं होता है. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको जो भी रिसोर्स लाना है वो हमेशा आर से लाएंगे. सी वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस. सपोज वी हैव अ जावा फाइल and we wanted to call any resource in a Java file. Suppose we have a Java file, any Java file, not a main activity, and we wanted to call these resources. So we have to go to the R. Say to R, please provide this resource. So that's why we are using the R. And suppose the next scenario is what? Suppose we have an XML file and we wanted to use this. In this XML file, we wanted to use another XML file. So how we can call? Another XML file to the XML file. So with the help of @
you can see any things you wanted to use here, like see here you can see into the many phase.xml. This is the XML now, and suppose you wanted to use style, so here we are using the @style, @this. Suppose here I want to use the splash, so we can use something, @android colon and not in, maybe we can use the include and some other tool here. So इंक्लूड के लिए फिर मुझे दूसरा लेआउट लेना पड़ेगा, बट के साथ ही यूज करते हैं यार. कलर में यूज कर लीजिए सर, फॉन्ट कलर में हो जाएगा. यस, कलर में देख लेते हैं ना. यस, अच्छा ये कलर को वहां पे कॉल कर ले, राइट. सो सपोज वी वांट टू यूज द कलर हियर. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, एंड्रॉयड कॉलन कलर, राइट. बैकग्राउंड कलर, एंड्रॉयड कॉलन बैकग्राउंड, सी @ कोई सा भी कर लीजिए. एंड्रॉयड से लिख रहे हैं वो डायरेक्टली कलर. हाँ मतलब वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं. यस @color, @mipmap, @, राइट. सो कहने का मतलब एक जावा फाइल में अगर XML कॉल करना है तो R के माध्यम से XML कॉल करते हैं, जनरल फॉर्मूला. और अगर XML के अंदर से XML को कॉल कर रहे हो तो @ से साथ कॉल करोगे, राइट. तो ये हाँ जी, XML के अंदर से जावा फाइल को वो करेंगे तो डॉट लगा के करेंगे. XML के अंदर जावा फाइल कॉल नहीं होती है. वी आर इन जनरली हाँ मतलब डॉट लगा के कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पे किया गया है कॉन्टेक्स्ट में .java. ये लोकेशन बताई गई है जावा की. वैसे यूज कुछ नहीं करते हैं, ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाता है. वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि XML के अंदर जावा को कॉल करो जी. नहीं, वो मतलब ये जैसे बताने के लिए होता है कि ये इस उसके लिए है. ये जावा फाइल इस XML से जुड़ी हुई है. हाँ बिल्कुल. यस. एक सर मैं बताना चाह रहा था, जो आप बता रहे थे ना कि जो R. लिखते हैं फिर जो क्लासेस आ रही थी है ना, तो वहां पे कुछ क्लासेस तो हम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रिसोर्स में ऐड नहीं करी है, जैसे एनएम हो गया है ना. तो वो जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे रिसोर्स डायरेक्टरी में, तो वहां पे उसकी एंट्री तब होगी. देखिए अगर ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कुछ की एंट्रीज होंगी और बहुत सारी ऐसे कुछ इंटरनल पर्पस के लिए है और कुछ अपने अभी क्रिएट नहीं करा, इस वजह से नहीं दिखा रहा हूँ. हाँ बिल्कुल सही बात है, राइट. सो ये देखिए जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल चीजें समझ में आ गई. देन अब प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे होता है, व्हाट द फ्लो. अब इसको फिर से Ctrl+Z कर लेते हैं. ये आ गया हमारा r.android क्या था, r.layout.something, r.layout. एंड हमारा ये हो गया activity_main. ओके. सो देखिए एप्लीकेशन जो मैंने अभी बताया था आपको, एप्लीकेशन का फ्लो, ये चीज समझ में आ गया कि हमारी जावा फाइल बनती है, कंपाइलेशन होता है, डेल्विक कंपाइलर जाता है, डेक्स फाइल बनती है, डेक्स फाइल इंटरनली बनती है ना. एंड देन उसके बाद ऐप फाइल का यूज करके APK एप्लीकेशन में बन के उसे इंस्टॉल करा दिया जाता है, राइट. ओके. इस एप्लीकेशन की बात करा जाए तो जब ये मैनिफेस्ट के थ्रू हमारा ये मतलब जावा फाइल कॉल हुआ, यानी कि मैनिफेस्ट के थ्रू जावा फाइल ही पहले कॉल होती है, तो जावा फाइल कॉल होते ही सबसे पहले अगर इसकी लाइफ साइकिल यहां से मतलब कहते हैं कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई. मीन्स वंस एंड्रॉयड रन टाइम्स get all the information of application and see which application having this main and launcher. So as per the main and launcher, call the activity file, and now the activity life cycle starts now. यहां से activity life cycle शुरू हो जाती है. And what is the activity life cycle? And what is the activity? कल मैंने आपको बताया था
ये एक्टिविटी एक एंड्रॉयड का कोर कंपोनेंट होता है, द कोर कंपोनेंट ऑफ एंड्रॉयड, जो हमें एप्लीकेशन के अंदर एक यूजर स्क्रीन बनाने के लिए हमें मतलब फोर्स करता है, हमें बताता है, हमें हेल्प करता है. इट इज बेसिकली हेल्प अस टू क्रिएट अ यूजर स्क्रीन, जिसके माध्यम से आप एप्लीकेशन में कुछ भी कर सकते हैं. और एक एप्लीकेशन में n नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, और इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है, एक्टिविटीज क्या होती हैं और कैसे कैसे काम होता है, प्रोजेक्ट का क्या फ्लो है, सो गो टू द डॉक्यूमेंटेशन. पहले डॉक्यूमेंटेशन ही मैं आपको दिखाता हूं, यहां से पढ़ने का आदत डालिए आप लोग. सो एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन, राइट. अगर आपसे कभी पूछा भी जाए, किसी इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप कहाँ से एंड्रॉयड पढ़ते हो, भले ही आप कहीं से पढ़ रहे हो, आप बताओ मैं डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ता हूँ. क्योंकि यहाँ से अगर कोई पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो थोड़ा ज़्यादा मतलब एक्टिव है चीज़ों को लेके. और अभी हमें एंड्रॉयड टीवी, एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में पढ़ना है. एंड्रॉयड स्टूडियो, एंड्रॉयड टीवी, क्या क्या चीज़ें आ गई. बिल्ट अप योर फर्स्ट एप्लीकेशन, बिल्ट अप एप्लीकेशन. ओके, यहाँ से आप देख सकते हो एप्लीकेशन का क्या क्या दिया गया है भाई. यहाँ ओवरव्यू दिया गया है, डिवाइसेस, क्रिएट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, क्रिएट एन एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, राइट. यहाँ से आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है. क्रिएट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट व्हेन यू आर क्रिएटिंग द एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, है ना. फर्स्ट नेम, एप्लीकेशन नेम, पैकेज नेम, सेलेक्ट द लैंग्वेज एंड क्लिक हिट ऑन फिनिश बटन. सो एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे कैसे हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो. सो देयर इज एन, हाँ जी, इसमें बहुत सर फोड़ा है. सो ऐप है मैनिफेस्ट है, इनसाइड मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का भी आप यहाँ से, अब आप इस एप्लीकेशन को रन कैसे करोगे, यहाँ पे रन करने का पूरा ऑप्शन बताया गया है. ऐसे ऐसे इस एप्लीकेशन को रन करते हैं. अब अच्छा दे दिया है इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन. बिल्ड योर ऐप, अच्छा ये एमुलेटर में इन्होंने रन करने के लिए दिया हुआ है. अब यहाँ से ये व्यू ग्रुप भी समझा रहे हैं. व्यू ग्रुप का मतलब इज जस्ट लाइक अ लेआउट इन जावा. अगर आप AWT जानते हो, स्विंग जानते हो थोड़ा सा, तो समझ लो लेआउट होता है. लेआउट इज व्यू ग्रुप, और उसके अंदर से व्यूज चलते हैं. फिर लेआउट एडिटर शुरू हो जाता है. लेआउट एडिटर के अंदर लेआउट्स. अब यहाँ से एप्लीकेशन की पूरी डिजाइनिंग ये समझा रहे हैं. बट हमें अगर एप्लीकेशन में डायरेक्टली कहीं पे नेविगेट करते ही दूसरा चीज जाना है, तो गो टू, जस्ट सपोज वी वांटेड टू लर्न दिस ऐप मैनिफेस्ट फाइल, सो हिट हियर and see the overview. What is the overview of app manifest file? App manifest file overview. So every application project must have an Android manifest, right? And this application name having a package and many more things. We having ID, package name, application ID. This is the unique ID and unique package name. Resources. Okay. And what are the app components? Basic app components. The activity, service, receiver, provider, right? Activity, for activity there is an activity tag. For service there is a service tag. This service is different from the web service. ये आप वेब सर्विस मत समझ जाना. This is the service only, right? Receiver, broadcast receiver and content provider. हम सब पढ़ेंगे, सारा चीज पढ़ने वाले हैं. तो सबकी एंट्री यहाँ पे करी गई है. वट एवर ये सारा चीज बताया गया, आप यहाँ से देख सकते हो यार. ओके, सो गो टू द नेक्स्ट फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एप्लीकेशन. दिस इज द डिवाइसेस, दिस इज द ऐप बेसिक. ऐप बेसिक मीन्स जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, अभी तक ऐप बेसिक ही हम पढ़ रहे थे. दीज आर द ऐप बेसिक्स, राइट. एंड नाउ गो टू द कम्स टू द कोर टॉपिक्स, एंड द कोर टॉपिक हैविंग अ वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज एन एक्टिविटी. And introduction of activity. See the introduction of activity, then activity. See the activity. ये तो पूरा क्लियरली दिख ही रहा होगा आप लोगों को.